झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2025 की सिविल सर्विसेज परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जी। और आज हम इस सरकारी दस्तावेज को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एक उम्मीदवार की नजर से इसके हर शब्द को डिकोड करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, एक नोटिफिकेशन सिर्फ तारीखों और पदों की लिस्ट नहीं होता। नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि आयोग आने वाले अधिकारियों में क्या ढूंढ रहा है। अच्छा। आज हम इसकी हर परत को खोलकर देखेंगे, ताकि जो भी इस सफर पर निकल रहा है उसे एक कच्चा चिट्ठा नहीं बल्कि एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट मिले। जी, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो तारीखें जो कैलेंडर में बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लेनी है। हाँ, सबसे पहले वही। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 31 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी। जी। लेकिन यहाँ एक शब्द है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR। ये क्या है? क्या ये उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। OTR का मतलब है कि आप अपनी सारी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, क्वालिफिकेशन, ये सब एक बार आयोग के पोर्टल पर रजिस्टर कर देते हैं। अच्छा, बस एक बार? बस एक बार। अगली बार जब भी JPSC का कोई फॉर्म आएगा तो आपको बस लॉगिन करना है और उस खास परीक्षा के लिए अप्लाई करना है। सारी जानकारी अपने आप भर जाएगी। इससे तो गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी और समय भी बचेगा। बिल्कुल, लेकिन मेरी एक सलाह है, फॉर्म भरने के लिए 14 फरवरी का इंतजार मत कीजिए। हाँ, ये तो होता है। आखिरी दिनों में वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, पेमेंट अटक जाता है और बेवजह का तनाव बढ़ता है। सही बात है। तो कैलेंडर पर तारीखें तो मार्क हो गईं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन तारीखों पर दांव लगाना किन मौकों के लिए है? कौन-कौन से पद हैं इस बार? इस बार कुल 103 पद हैं और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP का। DSP? हाँ, जिसके लिए 42 पद हैं। इसके बाद है उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर, जिसके 28 पद हैं। ये दोनों ही पद तो किसी भी सिविल सेवा उम्मीदवार का सपना होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जिला समादेष्टा, प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निबंधक जैसे पद भी हैं। 42 DSP पद, ये संख्या काफी बड़ी है ना? क्या ये सिर्फ एक रूटीन भर्ती है या ये राज्य की मौजूदा जरूरतों के बारे में कुछ खास संकेत दे रहा है? ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ संख्या नहीं, हमें इसका अनुपात देखना होगा। जब DSP और डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों की संख्या बढ़ती है तो ये दिखाता है कि सरकार का जोर जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने पर है। अच्छा, मतलब फील्ड में अधिकारियों की जरूरत ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है कि राज्य को ऐसे अधिकारियों की तुरंत जरूरत है जो सीधे जनता से जुड़कर काम कर सकें। ये एक इशारा है कि आने वाले समय में इन भूमिकाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ने वाली है। तो इन सपनों वाले पदों के लिए मैदान में उतर कौन सकता है? शैक्षणिक योग्यता तो बहुत सीधी है जी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। जी। लेकिन असली खेल तो उम्र सीमा में होता है। सही कहा आपने। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 की तारीख से होगी। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी एक दिन से तय होता है कि कोई अपना आखिरी प्रयास दे पाएगा या नहीं। न्यूनतम आयु 21 साल है और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 साल रखी गई है। 2, 3 या 5 साल की अतिरिक्त छूट वाकई एक बड़ा प्रैक्टिकल मौका देती है। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये उन उम्मीदवारों को एक और मौका देती है जो शायद जीवन की दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से पहले प्रयास नहीं कर पाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ये 37 साल, सभी महिलाओं के लिए 38 साल और SC ST उम्मीदवारों के लिए 40 साल तक है। ये एक बड़ा अवसर है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि आप सिर्फ अपने हम उम्र लोगों से ही नहीं बल्कि ज्यादा अनुभवी और कई प्रयास दे चुके उम्मीदवारों से भी मुकाबला कर रहे होते हैं। तो ये छूट एक मौका तो है, लेकिन ये तैयारी के दबाव को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा भी सकती है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। जब तक उम्र है तब तक आप प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ये मानसिक मजबूती का भी टेस्ट है। आपको खुद तय करना होता है कि कब रुकना है। आवेदन शुल्क भी काफी वाजिब है। अनारक्षित और पिछड़ा वर्गों के लिए 100 रुपए और झारखंड के SC ST उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 50 रुपए। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रणभूमि के नक्शे पर, यानी परीक्षा का पैटर्न। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। यह परीक्षा 2 मुख्य चरणों में होती है, प्रारंभिक और मुख्य। प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसका काम सिर्फ भीड़ में से
उन गंभीर उम्मीदवारों को छांटना है जो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हैं। यह एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, दोनों 200-200 नंबर के। जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। लेकिन यहाँ एक चीज है जो पूरी रणनीति बदल देती है। क्या? प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सुनने में तो बहुत बड़ी राहत लगती है, पर क्या ये एक तरह का जाल भी हो सकता है? आपने नस पकड़ ली। नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके सारे गोले भर दें। पतेर? ये रणनीति को एक्यूरेसी से हटाकर मैक्सिमाइजेशन पर ले आता है। यहां आपको सभी 200 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि आपको इंटेलिजेंट गेसिंग यानी सोची समझी तुक्केबाजी की कला सीखनी होगी। अच्छा। इसका एक और असर होता है, कट ऑफ ऊपर चला जाता है। तो ये राहत के साथ एक चुनौती भी है। अगर सिलेबस को देखें तो पेपर 1 तो जाना पहचाना लगता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान। हाँ, सामान्य विषय है। लेकिन उसमें भी 10 सवाल झारखंड से हैं। असली कहानी तो पेपर 2 है, जो पूरा का पूरा झारखंड को समर्पित है। 100 सवाल सिर्फ और सिर्फ झारखंड से। और यही पेपर जेपीएससी को भारत की दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। ये ग्रेट फिल्टर है। ग्रेट फिल्टर। आयोग साफ कह रहा है कि हमें ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए जिसे सिर्फ भारत का इतिहास पता हो। हमें वो चाहिए जिसे झारखंड का इतिहास, यहाँ के आंदोलन, यहाँ का साहित्य और यहाँ की जमीन की समझ हो। और जमीन की समझ पर तो खास जोर है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब सीएनटी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी, इनसे कुल 12 सवाल पूछे जाएंगे। जी। ये सिर्फ कानून के नाम है, लेकिन एक अधिकारी के लिए इनका क्या महत्व है? ये सिर्फ कानून नहीं है, ये झारखंड की आत्मा है, यहाँ की आदिवासी पहचान और जमीनी हक की बुनियाद है। अच्छा। झारखंड के ज्यादातर जमीनी विवाद, विस्थापन से जुड़े मुद्दे, औद्योगिक तनाव, ये सब इन्हीं कानूनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के लिए इन्हें समझे बिना जिले में काम करना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये 12 सवाल सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है? नहीं, ये इस बात का टेस्ट है कि उम्मीदवार राज्य की सबसे संवेदनशील नब्ज को कितना समझता है। इसलिए मैं कहता हूं, बिना झारखंड की गहरी जानकारी के जेपीएससी प्रीलिम्स पास करना असंभव है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई उम्मीदवार इस झारखंड फिल्टर को पार कर लेता है। फिर उसका सामना होता है मुख्य परीक्षा यानी मेन से, जो पूरी तरह लिखित है। हाँ, और यहाँ ज्ञान की गहराई और लिखने की कला दोनों का परीक्षण होता है। मेंस का ढांचा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली मेरिट यहीं से बनती है। इसमें कुल 6 पेपर होते हैं? जी, और यहाँ एक और छिपा हुआ जाल है। पेपर 1, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सवाल होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब 100 में से 30 नंबर लाने हैं। हाँ, लेकिन कई उम्मीदवार, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, इसे हल्के में ले लेते हैं और यहीं आकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ओह, तो इसके नंबर भले ही ना जुड़े, पर इसमें फेल होने का मतलब है पूरी प्रतियोगिता से बाहर। बिल्कुल राइट। तो मेरिट बनती है पेपर 2 से पेपर 6 के आधार पर कुल 950 अंकों की लिखित परीक्षा और फिर 100 अंकों का साक्षात्कार। हाँ, यानी 150 में से फाइनल सिलेक्शन होगा। और प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिव तैयारी और मेंस की सब्जेक्टिव तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। इससे पहले कि हम इसे समेटें, नोटिफिकेशन में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे आरक्षण का लाभ लेने के लिए सभी प्रमाण पत्र, उनका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपका सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। और ये देखना बहुत दुखद होता है जब कोई परीक्षा पास कर ले लेकिन दस्तावेज की एक छोटी सी गलती से बाहर हो जाए। सही कहा। और जो लोग डीएसपी पद का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक रिमाइंडर है, शारीरिक मापदंड। हाँ, जैसे अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर। इन सब को फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो ये है कि जेपीएससी सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं खोज रहा है। नहीं, वो एक ऐसा प्रशासक खोज रहा है जिसकी जड़ें झारखंड में हो, जो यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की नब्ज को समझता हो। एकदम सही। ये नोटिफिकेशन सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है, ये एक चुनौती है और एक रोड मैप भी। रास्ता मुश्किल है पर धुंधला नहीं है, बिल्कुल साफ है। जैसा कि कहा जाता है, परीक्षा कठिन नहीं होती, कठिन होता है बिना रणनीति के पढ़ना। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे सिलेबस में सीएनटी और एसपीटी एक्ट जैसे भूमि कानूनों पर,
झारखंड के इतिहास और उसकी विशिष्ट पहचान पर इतना जोर क्यों है? क्या आयोग सिर्फ ज्ञान की परीक्षा ले रहा है या वो चुपके से एक भावी झारखंडी प्रशासक की परिभाषा गढ़ रहा है? एक ऐसा प्रशासक जो सिर्फ एक मैनेजर न हो बल्कि राज्य की अनूठी विरासत का संरक्षक भी हो। इस पर सोचिएगा जरूर।